हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है बेसिकली हमारी 8th क्लास है और हमारे अतीत जो हमारी बुक है हम उसको देख रहे हैं और अभी तक इसमें हम एक लेक्चर अच्छे से कंटिन्यू कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 आपका चल रहा है हमारा और इसी के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं कि कैसे आपका बुनकर थे, लोहार और कैसे फैक्ट्री के मालिक हैं। इसके पूरे चैप्टर्स को हम लोग पढ़ चुके हैं एक लेक्चर के अंतर्गत। अब हम सेकंड लेक्चर इसमें अपना अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। अगर लेक्चर के दौरान कोई चीज़ किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आई है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी को क्वेरी है, किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, कोई क्वेरी, कोई डाउट्स आपका? चल नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर हमारे सामने है और आप इसमें देख भी चुके हैं थोड़ा अच्छे से पढ़ के और एक एक चीजें सारी इसमें क्लियर हैं और आप इसको गौर करके देखेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बुनकरों की स्थिति के अंतर्गत क्या रही है और सूरत की क्या कंडीशन थी, औद्योगिकरण कैसे हुआ, विश्व बाजार में भारतीय कपड़े की क्या डिमांड थी, कैसे हम भारतीय कपड़ों को उसमें एक समय था जब आपका निर्यात का दौर था पूरे विश्व में सूती कपड़े और रेशम कपड़े की। भारत का महीन आपका सूती कपड़ा विश्व में बड़ा प्रसिद्ध था, का पूरा इतिहास मिलेगा। शब्दों में आपकी छपाई होती थी, उस शब्दों के इन सब के विषय में आपको बड़े अच्छे से समझने का और एक एक करके हर चीज को करने का आपको मौका मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि कैसे कुछ होता है और किस तरह से आपका मछलीपट्टनम में बारीक कपड़े की छटाई होती थी। छींट वाले कपड़े को कैसे होते थे, छींट वाला कपड़ा बेसिकली बोलते किसके हैं। आप छींट को इस कपड़े के माध्यम से देख सकते हैं कि छींट वाला कपड़ा किसको कहा जाता है, होता कैसे है, ये सारी चीजों बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इन्हें हम आपका देख चुके थे। थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे और ये हम आपका इतना जो था इसमें देख लिया था और साथ में कैसे आपका नए नए आविष्कार हुए थे, इन सबको भी हम लोग आपका देखेंगे और कैसे कैसे क्या स्थिति थी इन पर बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका शुरू करेंगे यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा। यहाँ से हम अपना लेक्चर जो है आपका प्रारंभ। कोई भी एक वॉलंटियर बच्चा किसी भी स्कूल से खड़ा हो और माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़े। जीएचएस खेरीकला आप सुन पा रहे हैं बच्चों? चलिए माइक लेकर बेटा आप ही पढ़ लीजिए, शाबाश। माइक ऑन करें। हो गया, ऑन है, ऑन है। आ रही आवाज बेटा? आ गई, आपकी आवाज आएगी बेटा। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? अंतिम चलो बेटा अंतिम, आप ही खड़े होते हो पढ़ने के लिए हमेशा, मुझे तो ऐसा लगता है। चलिए पढ़िए। 18वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचे ऊन व रेशम प्रथा भारतीयों के अंदर का विरोध कर दबाव के 1920 में ब्रिटिश सरकार बेदार सूती कपड़े माल पर पाबंदी कानूनी पारित कर दिया। संयोग अंश को भी को आ जा- आ जाता था। का बैग पहले बड़ा खुल थे। भारतीय कपड़ों के मुकाबले लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पाद
अपने देशों प्रवेश पर पूरी पाबंदी ताकि पूरे इंग्लैंड में का कपड़ा बिके। पर्व में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे को छिपाने को ही शासित में ही छापे जाने भारतीय कपड़ों के साथ इस वोट की वजह से पे तक तो में चांद के opening था जिससे परंपरागत नकलियों की बात काफी बढ़ गई। 86 80 में आर्कराइड सूती कपड़े बुनाई को रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर दिया जा बैठ के जाइए बेटा अंतिम। बावजूद अब कोई और बच्चा पढ़े। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका। ठीक है नेहा, आप पढ़ो। के बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय दबाव 18वीं शताब्दी तक बना रहा। ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय कंपनियों ने बेहिसाब भारत आकार बदले सूत और रेशमी कपड़े खरीदी, परंतु जैसे आप जानते हैं, जब इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारत से खरीदने के लिए जरूरत नहीं। तो इस बाद भारत में और जमींदार छा करके उस पैसे कपड़ा खरीद। आप इसको देखे तो पाएंगे बड़े उत्तर क्षेत्रों में बंगाल में की सटे अपना दूर भेज सकते। याद बननी हो रही बंगाल अब बांग्लादेश 18वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र के शहर और जामदानी के दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे
भारत के दक्षिण भाग को देखें तो मद्रास से आंध्र प्रदेश तक फैले तट कपड़े और समुद्री पड़ेगा। पश्चिम ठीक है, बैठ जाओ बेटा आप भी यहाँ। सबसे पहले आप ये वाला मैप देखिए एक बार। देख लिया आपने? अब देखिए, ध्यान दें आप सभी। यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़े की डिमांड आखिर में थी क्यों? पहला कारण अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसा क्या कारण है कि यूरोप के कपड़े, जो भारत का कपड़ा है वो यूरोप में पहले से दिलचस्प बना हुआ है? चाहे आपका आप कुषाण रहे हो, चाहे उससे पहले आपका कोई भी और साम्राज्य भारत में फला और फूला हो, या चाहे आपके मध्यकालीन समय रहा हो, चाहे आपके मॉडर्न समय रहा हो, आधुनिक के दौर में, सब जगह भारतीय कपड़े की बड़ी डिमांड थी। उसका कारण था भारत में पैदा होने वाला बारीक महीन कपास, जो आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वर्तमान का बांग्लादेश, जिसे हम लोग आपका पूर्वी बंगाल कहते हैं, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, ये और कुछ नीचे साउथ के भाग में बहुत, और जो आपका पंजाब वाला क्षेत्र है, वर्तमान लाहौर और वर्तमान पंजाब में भी यहाँ बारीक जो कॉटन थी, जो कपास थी, वो बड़ी अच्छी मात्रा में होती थी। और सबसे बड़ी बात है, कपास का धागा बनता था, उनको बोलते सुतली तकली के माध्यम से, और आपका चक्रा जो हमारा चरखा होता था उसको काटते थे। और मुसलमानों में एक जाति होती है अंसारी, वो बेसिकली उनका काम क्या था? उनका काम था सब अंसारियों का कि धागे को आपका कपड़ा बनाना, और हाथ से हस्तकरघा चलते थे। लेकिन जैसे ही भाप के इंजन का विकास हुआ, उस भाप के इंजन के विकास ने क्या कर दिया, एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको स्पेंजिंग कहते थे। और आप जानते हैं कि 1786 में रिचर्ड ऑकलैंड ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। तो पहले तो सभी बच्चे इस लाइन को नोट करेंगे कि 1786 में भाप का इंजन बना है, और इसका निर्माण किसने करा है। लिखिए सभी बच्चे, रेड कलर से लिखें। जयसी भवान आप भी लिखें, जयसी देवप्रयाग आप भी लिखिए, लक्ष्मण झूला जीजीआईसी आप भी लिखें, जीजीआईसी लक्खीबाग आप भी लिखें, जीआईसी त्यूनी। चलिए लिख लिया। तो अब आपको पता हो गया कि 1786 में भाप के इंजन को किसने बनाया। क्लियर हो गया? रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था। क्लियर है? ध्यान रख लिया। अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाप के इंजन का निर्माण किसने किया, तो अब आपको कंफर्म और बहुत अच्छी तरह से आता है कि भाप के इंजन का निर्माण किसने कराया था। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि जब ये निर्माण होने लगा तो पहले भारत में कपड़े को खरीदते थे। जब अंग्रेज शुरू में भारत आए थे तो वो उनके पास कोई पैसा जो उनका था वो भारत में नहीं चलता था, तो कपड़ा खरीदने के लिए उन्हें क्या देनी पड़ती थी? भारत में उनको कपड़ा खरीदने के लिए चांदी देनी पड़ती थी। क्या देनी पड़ती थी? चांदी। तो वो चांदी को आपका यूरोप से मंगाते थे, और उस आई गई चांदी को यूरोप से आपका आती थी, और उसी के माध्यम से ये लोग सिक्का बनाते थे। और सिक्का बनाकर ये क्या करते थे? भारतीय व्यापारियों को वो सिक्के देते थे, और उसी से क्या करते थे? ये कपड़ा वगैरह खरीदा करते। क्लियर है? लेकिन जब इन्होंने जमींदारी व्यवस्था शुरू की तो उस जमींदारी व्यवस्था से क्या होने लगा? इनके पास राजस्व आने लगा, और जब इनके पास राजस्व इकट्ठा हुआ तो उसी भारतीय पैसे से इन्होंने क्या किया? भारत में कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि भारतीय पैसे से ही भारतीय कपड़ा खरीद रहे हैं, और उस कपड़े को कहाँ भेज रहे हैं? लंदन। और लंदन भेज के वही कपड़े फिर क्या हो रहा है? सिलाई करके, या वो धागा, वो कॉटन वापस यही भारतीय बाजारों में बिक रहा। अब भारतीय बाजारों में बिकेगा तो भारतीय, और सबसे बड़ी बात है, बहुत आपके सस्ती कीमत पर बना है, लिखा है ना, बेहद कम कीमत पर आपका तैयार किया गया था। कैसे किया गया था? बेहद बहुत कम कीमत पर।
भारतीय बाजारों में कम कीमत पर आएगा और भारतीय कपड़ा भारतीय बाजारों में बड़ा महंगा होगा। तो इस चक्कर में लोग किसको खरीदेंगे? जो सस्ता होगा। और सस्ता कपड़ा किसका है? अंग्रेजों का। तो यही कारण है कि भारतीयों के उद्योग खत्म हो गए और अंग्रेजों के उद्योग आपका भारत में लगने शुरू हो गए और भारत में बहुत अच्छे से आपका चलने भी लगे। क्लियर है? और आप देखेंगे इससे इनको कितना बड़ा जो नुकसान है या जो भी है आपको सब बहुत अच्छे तरह से इसमें आपको दिखाई देगा और एक एक रूप में समझ सकते। क्लियर है? याद रहेगा इतना? क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए। ये वाली जो इमेज है आप इसको गौर करके देखिए एक बार। देख रहे हैं आप? जहाज वगैरह बना हुआ है इसमें। आगे बढ़िए। चलिए अब कह रहे हैं कि 18वीं सदी का एक मैं आपको मैप दिखा रहा हूं और कह रहे हैं कि इसमें आपके आखिरकार बुनाई के आपके प्रमुख केंद्रों को दिखाया गया है। तो सबसे पहले देखिए बनारस में इस तरह की बुनाई होती थी और आप जानते हैं बनारस की सिल्क साड़ियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। क्लियर है? क्या है? बनारस की जो साड़ियां हैं बड़ी प्रसिद्ध हैं। देखिए ये दिखाया ना, इस तरह का अगर कोई साइन बना है वो सिल्क का है, इस तरह का बना सिल्क का है, इस तरह बना चेक और धारदार का, इस तरह का बना सफेद। सबसे पहले अगर आप नीचे में देखो तो आपका नागपट्टनम, पांडुचेरी और मद्रास, इन क्षेत्रों में आपका क्या होता था? ध्यान दें, सफेद कपड़ा, चेक और धारीदार कपड़े का आपका निर्यात होता था। कहां के लिए? यूरोप के लिए। और यहां आपको सिल्क भी आपका दी जाती और सिड्स भी आपके यहां से आपका लोगों के पास जाती थी। क्लियर है? यह आपको देखना होगा। ठीक है? अब चलिए, अब इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ के आपको देखिए यहां फिर पहुंच गए आप, एक जगह है पोती बोली। ये किसके निकट है? मुसलीपट्टनम के। और आपने सुना होगा ये सब व्यापारी कोरोमंडल तट से ही आपका ट्रेड किया करते थे। ये पूरा पार्ट इतना कोरोमंडल तट है। ठीक है? और ये कोंकण और उसके बाद उत्तरी सरकार। क्लियर है? तो ये है कोरोमंडल के वो क्षेत्र जहां से ये आपका कपड़े का व्यापार किया करते। क्या किया करते थे? कपड़े का जो है आपका व्यापार किया। देख लिया? चलो आगे बढ़े। अब ये वाला स्थान देखिए थोड़ा सा, ये रहा आपका सूरत, ये है आपका गुजरात, ये है अहमदाबाद, ये है बुरहानपुर, ये है पंजाब लाहौर। मैंने बताया था ना बहुत अच्छी कपास होती है। ये है सरहिंद, ये देखिए, ये है कलकत्ता। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि बंगाल वाला जो रीजन है यहाँ बहुत अच्छा हुआ है। ये आपका ढाका, यानी कि जो आपका पूर्वी बंगाल है, और ये पटना और बिहार, इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छे रूप में सारी चीजें होती थी। ये पूरे क्षेत्र है। क्लियर है? चलिए एक बार सारे को देख लीजिए, इसमें आगे बढ़े। देखिए ये क्षेत्र है प्रमुख। चलिए
आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ इसमें अगर आप थोड़ा देखें तो आपको ध्यान दें और चीजें क्लियर होंगी थोड़ी सी। नक्शे का पूरा हमने देख लिया। अब कह रहे हैं पूर्वी बंगाल भी क्या रहा था उस समय, कपड़े का था, और यहाँ क्या था, मलमल और जमादानी बुनाई थी। मलमल आप जानते हैं, जो कपड़ा होता है बड़ा मुलायम होता है, मखमल जैसा, एक घास होती है बेसिकली, वो बड़ी मुलायम है, उसी के नाम पर हमने ये क्या रखा है आपका, मखमल जो है आपका, हमने इसका नाम रख दिया। क्लियर है? तो इसको हमने देख लिया किस तरह का होता है। क्लियर है? चलिए, अब ये इतना देख चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसमें पढ़ते हैं बुनकर कौन थे। जयपुर कोलसा आप पढ़ें। चलिए, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? स्नेहा। सुन पा रहा हूं मैं आपका, आप सुनिए। चलिए बेटा, इसने पढ़ना शुरू करें। बुनकर आम तौर पर बुनाई का काम करने वाले आवाज समुदायों कम, के ही पढ़ो बेटा, पढ़िए, आप समुदायों के पढ़िए। ही कार्य कारीगर होते थे। वह पीढ़ी इस पर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती उत्तर भारत के जुलाई या मोमिन दक्षिणी भारत के काले व के कोलार तथा वांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करने थे। हथकंडों पर होने वाली बुनाई और उसमें जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। भारतीय कपड़े का पतन। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़े से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क दिए थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। उसकी जगह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने यदूषों आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। हम भूखों मर जाएंगे। 80-20 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी में पेशगी मिलती थी।
जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े सुंदर बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अंप और रंग खत्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कामवार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड व्यापार बोर्ड हम हर कृपा नहीं करता और हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता है तो हम भूखे मर जाएंगे। चलिए बैठ जाइए आप। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, शाबाश। चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, आखिर में हमारी ये इतने कपड़ों के जो आपके बुनकर थे ऐसे पत्र क्यों लिख रहे थे, कैसी भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी, ये सब आखिर हो क्यों रहा था। कह रहे हैं कि आखिर में बुनकर थे कौन। सबसे पहले बड़ी आम भाषा में देखिए, पढ़ने को आपने पढ़ लिया है, अब हमको समझना है बुनकर थे कौन। तो बुनकर वो लोग थे जो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम में आ रहे थे। अब उनके दादे, उनके परदादा, वो खुद, उनके बच्चे एक ही काम में कुशल माहिर थे और वो थे बुनकर, कपड़ा बुनने में। जैसे एक यहाँ तस्वीर दिखाई गई है, इस तरीके से वो लोग कपड़ा बुनते थे और ये मशीन है कपड़ा बुनने की बेसिकली। आप कहेंगे सही, तो आपके डंडे खड़े हुए हैं, ये कैसी मशीन है। तो इसे हिला ढुला कर, आप लोगों ने नहीं देखी शायद, मैंने देखी है। जब मैं छोटा था तब मैंने ये मशीन एक दो बार बहुत अच्छे से देखी है और इसको चलाने का एक्सपीरियंस भी किया है। तो ये इस तरह से मशीन आपका हाथ से चलती थी। कुछ इसमें एक मशीन और थी जो आपका डेवलप थी, वो हाथ पैर दोनों से चलती थी, उसकी स्पीड ज्यादा थी। अब हाथ पैर से चलने की बजाय अब किससे चल रही थी मशीनें, अब आपका बिजली से चलने लगी थी। तो जो हम लोग भारत में काम हाथ से कर रहे हैं वो विदेश में आपका किससे हो रहा है, बिजली से। बिजली इन द सेंस जो भाप का इंजन है वो काम कर रहा है। उस समय में भाप के इंजन का क्या हो चुका है, आविष्कार हो चुका है। तो उससे सारे काम किए जा रहे थे। तो काम किए जा रहे थे तो जो आपकी मेहनत थी, जो आपका लेबर था, वो कम हो गया। कम हो गया तो उनके चार्ज खत्म हो गए, चार्ज खत्म हो तो कपड़ा सस्ता हो गया। सस्ता हुआ तो कहां आ गए, भारतीय बाजारों में। ठीक है। और आप जानते हैं कि जब कपड़ा भारतीय बाजारों में आया तो भारतीय बाजार में ये कपड़ा भारतीय द्वारा बने कपड़े से आपका सस्ता था। यानी कि हमारे यहाँ कुछ पीढ़ी थी, जैसे भारत में जुलाय हो गए जिन्हें मोमीन कहा है, कैलुकार हो गए, देवांग हो गए, ये कुछ ऐसी जातियां हैं जो आपके परंपरागत तौर तरीके से आपका उस समय आप कपड़ा बुनने का या कपड़ा बनाने का काम करती थी। लेकिन इनके चरखे से आपके तकलियां बनती थी, तकली से धागे बनते थे, धागे को आपके लपेट कर ये लोग आपका क्या बनाते थे, अपना कपड़ा बनाते थे। अब समस्या की बात ये थी, क्योंकि इस समय जब यूरोप से कपड़ा भारत में लाया जाने लगा, वो सस्ता था, मशीन से बना था, देखने का बहुत सुंदर था, फिनिशिंग बड़ी अच्छी थी, सस्ता था, यानी कि सब मायने में भारतीय कपड़े से लाख गुना अच्छा था। तो लोगों ने सस्ता, किफायती और अच्छा कपड़ा खरीदना चाहा, ना कि भारत का महंगा कपड़ा। अब जब ये कपड़ा खरीदा तो भारतीय कपड़े नहीं बिके तो कपड़ा कम बना तो लोगों को रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, लोग बर्बाद होने लगे, यहां तक कि उनकी आजीविका प्रभावित हो गई, उनको रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे। ऐसा कहते हैं कि जब ये आपका यूरोपियन कपड़ा भारतीय बाजारों में आया था, उस समय अकाल पड़ गया बंगाल में और लगभग 34 लाख लोग मरे। कितने लोग मरे, लगभग 34 लाख लोग मरे। आप सोच के देखिए कि कोई भूख से मर जाए, इससे बड़ी तो कोई दुर्दशा कहीं हो नहीं सकती। लेकिन अंग्रेजी शासन में ऐसा कई बार भारतीयों के साथ हुआ है। क्लियर है क्यों? क्योंकि उस समय कोई आलीशान या अपना विलासिता वाला जीवन जीने की कल्पना नहीं करता था। वो चाहता था कि मेरे को 2 रोटी, 2 जोड़ी कपड़े और एक छत मिल जाए। छत इन द सेंस कि भले ही वो छप्पर की बनी हो, घास फूस की बनी हो, मैं उसमें रह सकूं। उस जमाने में लोगों की सोच इतनी थी और यही उनके लिए जीवन का सबसे विलासितापूर्ण जीवन था। शिक्षा प्राप्त कर पाना, स्वास्थ्य सुविधा संबंधी जैसी चीजें नहीं थी, बल्कि वैध आधारित चीजें थी, गुरुकुल जैसी प्रणाली थी। क्लियर है? अब नहीं था तो भारतीय कपड़ा खत्म हो गया। तो जो वो आपके यूरोप का, अमेरिका का जो भी कपड़े थे वो सब बाहर हो गए, भारतीय कपड़े बाहर हो गए। इसकी भरमार बंगाल में देखी। जितने भी एजेंट थे, एजेंट जानते हो क्या होता है?
एजेंट होता है आपका मध्यस्थ। मध्यस्थ इन द सेंस कि मैं हूं मालिक, मेरे को कपड़ा खरीदना है, एक कोई व्यक्ति बीच में आता है, वो कहता है कि मैं आपको कपड़ा ला के दूंगा, आपके पास पहुंचता है, आप कहते हैं कि ये लीजिए धागा, आप इसका कपड़ा बनाइए, आप मेरे को इतना कपड़ा दीजिए, मैं बदले में आपको पैसे दूंगा। तो यानी कि उपभोक्ता, यानी कि जो चीजों को उत्पादन कर रहा है और जो चीजों को वो आपको खरीद रहा है, उनके बीच का जो व्यक्ति था उसको कहा एजेंट। हम उसको मध्यस्थ भी बोलते हैं, कमीशन एजेंट के रूप में भी उसको जाना जाता है। तो ये लोग क्या करते थे, पहले कुछ आपका बुनकरों को अदायगी देते थे, पेशगी। पेशगी इन द सेंस होता है आपका टोकन मनी, एडवांस, ये आपका देते थे कि ये लीजिए 5,000 रुपए, हम आपसे 50,000 का कपड़ा खरीद लेंगे, या ये लीजिए 5,000 रुपए का टोटल ऑर्डर है, आप 500 रुपए रख लीजिए, 4,500 हम आपको तब देंगे जब हम आपका कपड़ा खरीदेंगे। तो ऐसी कंडीशंस होती थी, इस तरह चीजें आपकी चलती थी। वो पेशगी मिलना बंद होगी, लोग कपड़ा नहीं खरीद पाए। पेशगी इन द सेंस आपको ऑर्डर नहीं मिले, क्योंकि ऑर्डर कहां चले गए थे, अभी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि उस समय अंग्रेजों को कितनी बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिले थे, उसका एक पन्ना हमने इस बुक में ही पढ़ा था। ये देखिए, अब सारे ऑर्डर कहां चले गए, इनके पास चले गए जो आपका हाथ से बना रहे थे, क्या कर रहे थे, जो हाथ से लिख रहे थे, ये सारे ऑर्डर कहां आ गए, यहाँ। तो अब जब ऑर्डर यहाँ चले गए तो भारतीय लोगों के पास तो कुछ बचा ही नहीं, अब बचा नहीं तो उनकी आजीविका प्रभावित हुई। आजीविका प्रभावित हुई तो वो लोग गरीब होने लग गए, गरीब हो गए तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई, और बंगाल में व्यापक रूप से क्या फैल गई, भूखमरी फैल गई। और उसी समय बुनकरों ने एक पत्र लिखा, हम भूखे मर जाएंगे या हम भूखों से मर जाएंगे। तो भूख है, जो खाना है अगर हमको नहीं मिला हम उससे मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या लिखा है, 12,000 बुनकरों ने 1823 में एक पत्र लिखा। क्लियर है, किसे लिखा होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो आप कपड़ा तैयार कराती, जो आपके व्यापारी थे, या आप हमसे कपड़ा तैयार करा लीजिए, नहीं तो हमारी आय बचेगी नहीं, हमें पैसा नहीं मिलेगा और हम भूखमरे मर जाएंगे, और हमको दूसरा कोई काम करना आता नहीं। ठीक, तो उन्होंने ऐसी गुहार लगाई उस समय, और आप जानते हैं उस समय कोई उनकी प्रतिवेदनों पर, कोई उनके इमोशनल पर, कोई उनकी भूखमरी पर, कोई उनकी लाचारी पर, कोई उनकी आजीविका पर नहीं बोला। और अंततः बंगाल में आपका बहुत बुरी आपकी दुर्दशा हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये स्थिति आपकी बंगाल में बनी हुई थी, कैसे भारतीय हस्तकरघा के जो लोग थे, कैसे जो हमारे आपका बुनकर थे, भारतीय बुनकर, वो कैसे प्रभावित हुए, कैसे वो उनकी आजीविका छिन गई, इन सब विषय में हमने पढ़ा। कल एक बार हम लोग आपका रिकॉल करेंगे, दोबारा इसको पढ़ेंगे और आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।